गबरू बाजार में लड़कियों को देखते हुए गाना गाते हुए अपनी धुन में जा रहा था। ओए होए, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सब्जी नगर न आया करो, ओए होए नजर लग जाएगी। अयो रामा। अरे नास पीटे नाटे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे आपको कैसे पता कि मेरे घर में ना माँ है और ना बहन है? आपको कैसे पता? सत्यानाश जाए तेरा नाटे, देखना कीड़े पड़ेंगे तुझ पर। शर्म नहीं आती सरेआम बाजार में लड़कियों को छेड़ते हुए? अरे मैं तुम्हें छेड़ नहीं रहा था, मैं तो बस गाना गाते हुए जा रहा था। गबरू की बात सुनकर वो लड़की क्रोधित होते हुए वहाँ से चली गई। तभी गबरू की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क पर किताबें रखकर बेच रहा था। अबे आज के दौर में भी कोई किताब पढ़ता है क्या? है बे? हाँ भैया बिल्कुल पढ़ता है, जब तो मैं किताबें बेच रहा हूँ। अबे वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तू किताबें बेच रहा है सड़क पे। गबरू की बात सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित हो गया। भैया शक्ल से तो तुम अनपढ़ और जाहिल लगते हो, इसीलिए तुम क्या जानो कि किताबों की कीमत क्या होती है। अबे वो किताबी नमूने, जरा तमीज से बात कर ले, समझा है? तू शायद जानता नहीं है कि मैं 5वीं फेल है, लेकिन हिंदी भी पढ़ना जानता हूँ, समझा? तभी गबरू की नजर एक किताब पर पड़ी। अबे ये कैसी किताब है बे? चुगलखोरी करने के फायदे हैं? अब भैया ये किताब तुम पे बहुत सूट करेगी। ये किताब मैं तुम्हें जो है मुफ्त में देता हूँ, ले जाओ भैया जाओ। अबे तुझे क्या लगता है कि मैं इस किताब के तुझे पैसे देता, मूर्ख कहीं के? है बे? अरे वाह यार, इस किताब में तो चुगलखोरी के बहुत फायदे लिखे हुए हैं। इसका मतलब मुझे भी चुगलखोर बनना चाहिए है। मगर इसके लिए पहले मुझे शराफत का चोला पहनना होगा, तभी लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे ना। कहाँ से शुरुआत करूं? कहाँ से? हाँ, चाय वाले की दुकान से शुरुआत करता हूँ। गबरू चाय की दुकान पर चुपचाप बैठ गया कि तभी चाय की दुकान वाला गबरू से बोला, अरे चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। भैया आज मेरा जो है ना बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे क्या बात है गबरू भैया, सब कुछ ठीक तो है? क्या बताओ भैया, पूरे कासगंज में मेरा कहीं कोई सम्मान ही नहीं है। अरे यहाँ के लोग कुत्ते की इज्जत करते बताओ, मगर इस गबरू की इज्जत नहीं करते, और मैं आज इसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे गबरू भैया, एक तो तुम नाटे हो और ऊपर से गुस्से वाले भी, और तुम किसी से इज्जत से भी बात नहीं करते हैं, इसीलिए तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। अबे तुम सही कह रहे हो बे, चाय वाला भैया सही कह रहे हो तुम। आज से मैं किसी से भी ना बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, बता रहा हूँ, हर किसी से तमीज से बात करूंगा। अबे ओ मतलब चाय वाले भैया जी, हमारा और तुम्हारा आज तक का हिसाब चुकता है। अब मुझसे मत कहना कि तुम मुझे पैसे नहीं देते। ये देखकर चाय वाले की आंख में आंसू आ गए। गबरू भैया, तुम बहुत अच्छे इंसान निकले भैया। मैं तुम्हें बेवजह आज तक बुरा भला कहता रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तो कासगंज में हर कोई बुरा भला बोलता ही है। नहीं गबरू भैया, अगर तुम्हें पूरे कासगंज में सबसे ज्यादा बुरा भला कोई बोलता है ना, तो वो कासगंज का मुखिया है, जो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जब देखो अपनी बेटी झुमरी को लेकर जो है पूरे कासगंज में सांड की तरह टहलता रहता है। मेरा बस चले तो मैं उसकी और उसकी बेटी झुमरी की वो कुटाई करूं कि सारा कासगंज देखता रहे भैया। गबरू कुछ देर चाय की दुकान पर बैठकर सीधा गांव के कासगंज के मुखिया के पास चला गया। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गबरू, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी भाई, क्योंकि तुम्हारे पास ठलुआ पंती की बातों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मुखिया जी, मैं अब सुधर चुका हूँ और मैं आपको बस यही बताने के लिए आया हूँ
कि कासगंज के बस स्टैंड पे चाय वाला आपकी बड़ी बुराई कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसका बस चले ना तो वो आपकी और झुमरी की बुरी तरह से कुटाई कर दे। यहाँ ये सुनकर मुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, है? लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? तभी एक व्यक्ति जो कि गबरू के ही साथ चाय की दुकान पर बैठा हुआ था आकर मुखिया से बोला, अरे गबरू बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी। जिस समय वो चाय वाला आपको भला बुरा बोल रहा था उस समय मैं भी वहां बैठा हुआ था। मुखिया जी आप हमेशा मुझे गलत समझते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपको अपने पिता और झुमरी को अपनी बहन की नजर से देखता हूँ। ये सुनकर मुखिया को चक्कर आते हुए महसूस हुए। अरे गबरू तू तो वाकई सुधर गया रे, और तूने उस चाय वाले की करतूत बताकर अपने सुधरने का मुझे सबूत भी दे दिया। अब उस चाय वाले की खैर नहीं, तो रुक अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। क्यों रे, मेरी पीठ पीछे तू मेरे और मेरी बेटी के बारे में क्या अनाप शनाप बक रहा था रे? चाय वाला ये सुनकर बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी मैंने तो आपके और आपकी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मुझे उस बेचारे गबरू ने सब कुछ बता दिया है। हाँ, और तेरी करतूत की गवाही तेरी दुकान पर बैठने वाले एक व्यक्ति ने भी दे दी है। तेरी तो खैर नहीं। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, माफ कर दो। मगर मुखिया चाय वाले को बुरी तरह से पीटने लगा और उसकी चाय की दुकान का सारा सामान तोड़ दिया। कल से तेरी दुकान अगर मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैं तुझे गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। चाय वाला अपने सर पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, चापलूस गबरू, काश तू इस वक्त मेरे सामने होता तो मैं तुझे नाटे से और ज्यादा सन्नाटा बना देता। तुम सही कह रहे थे गबरू, मुझे उस चाय वाले से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुखिया जी मैं आपका कासगंज छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हुआ गबरू, तुम कासगंज छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरे पास कुछ ही पैसे पड़े थे मुखिया जी, जो मैंने उस चाय वाले को दे दिए। अब तो मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे। कासगंज से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाकर अपना पेट भरूंगा। पागल हो गए हो क्या? अरे तुमने मुझे पिता बोला है और झुमरी को अपनी बहन। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर पर खाना खाओगे। क्या बात है गबरू, कल ही मैंने चुगलखोरी के बारे में पढ़ा था कि चुगलखोरी के कितने फायदे होते हैं, और आज देख भी लिया है। मुखिया जी आपके चेहरे पर जो है चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं गबरू, पड़ोसी गांव के सुखिया चाचा ने अपने इकलौते पुत्र अज्जू के लिए मेरे घर में रिश्ता भेजा है। उन्हें मेरी बेटी झुमरी पसंद आ गई है। सुखिया चाचा तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं मुखिया जी। मैंने सुना है कि उनके पास पूरे 100 बीघा जमीन है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है गबरू, लेकिन मैं सुखिया चाचा को पसंद नहीं करता। क्या है ना कि अभी वो 100 बीघा जमीन सुखिया चाचा के ही नाम में है। अगर वो 100 बीघा जमीन उनके बेटे अज्जू के नाम हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बुढ़ऊ सुखिया चाचा को आज नहीं तो कल मरना ही है। सुखिया चाचा कब आ रहे हैं झुमरी को देखने के लिए? कल सुबह 11 बजे का समय दिया है उन्होंने आने के लिए। मूर्ख मुखिया, तूने मेरे नाटक को देखते हुए झुमरी के साथ मेरा कभी विवाह नहीं किया ना? तेरी ऐसी की तैसी। बेटा मैं भी तेरी बेटी का विवाह अज्जू के साथ नहीं होने दूंगा, बता रहा हूँ। क्या बात है गबरू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मुखिया जी,
आप गांव के लुटिया हैं, मेरा मतलब मुखिया हैं। आप जो फैसला लेंगे वो बेहतर होगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा गबरू कि तुम इतने सुधर गए हो। मुखिया की बात सुनकर गबरू मुस्कुराता हुआ घर से बाहर चला गया और सुबह 11 बजे कासगंज की सीमा पर टहलने लगा। तभी उसे दूर से सुखिया चाचा और उसका बेटा अज्जू आता हुआ दिखा। अरे कहाँ जा रहे हो सुखिया चाचा, कहाँ जा रहे हो? क्या गबरू, तुम्हारे कासगंज के मुखिया के घर पर जा रहा हूँ। क्या है कि मुझे उनकी बेटी झुमरी पसंद है अपने बेटे अज्जू के लिए, इसीलिए मैं अपने बेटे अज्जू को भी साथ लिए जा रहा हूँ। लेकिन मुखिया तो कल आपको काफी भला बुरा बोल रहा था। क्या बकवास कर रहे हो गबरू? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। बोल रहा था कि कुछ ऐसा हो जाता कि आपकी 100 बीघा जमीन आपके बेटे अज्जू के नाम हो जाती और आप मर जाते। और हाँ ये भी बोल रहा था कि बुढ़ऊ सुखिया को एक ना एक दिन तो मरना ही है। ये बकवास है गबरू। सारा कासगंज जानता है कि तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? मैं जानता था सुखिया चाचा कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए सबूत के तौर पर मैंने अपने मोबाइल में मुखिया जी की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। ये सुन लो, 100 बीघा जमीन उनके बेटे अज्जू के नाम हो जाए तो मजा आ जाए। बुढ़ऊ सुखिया चाचा को आज नहीं तो कल मरना ही है। 2 कौड़ी का मुखिया है? एक तो इसकी बेटी के घर पर रिश्ता करके मैंने एहसान किया इस पर, और ऊपर से ये मेरे मरने की ही दुआएं मांग रहा है। इसे छोड़ूंगा नहीं। चलो अज्जू, मुखिया को पीट कर आते हैं, चलो। सुखिया चाचा गुस्से से सीधा मुखिया के घर पर घुस गए। क्या बात है सुखिया चाचा, आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा झलक रहा है? आप रिश्ता लेकर आए हैं या फिर मुझे पीटने आए हैं? तुम्हें पीटने ही आया हूँ मुखिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनकर आए भी नहीं कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग करने लगे। मुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अब ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे उस बेचारे गबरू ने सब कुछ बता दिया है। देखते क्या हो बेटा, पीट पीट कर मुखिया का बुरा हाल कर दो। इस 2 कौड़ी के मुखिया की तो है? अरे पिताजी, आपको कौन रुई की तरह धुनकर चला गया? अरे झुमरी, ये सब कुछ उस गबरू की करतूत है। कल जो मैं गबरू के सामने बातचीत कर रहा था ना, उस चुगलखोर गबरू ने सारी बातचीत सुखिया चाचा और उसके बेटे अज्जू को बता दी, और वो दोनों मुझे कुत्ते की तरह पीट कर चले गए। आई, मुझे तो कल ही उस नाते पर शक हो रहा था। आप खुद ही सोचिए पिताजी कि वो मक्कार गबरू रातों रात कैसे सुधर गया। तुम सही कहती हो झुमरी, लेकिन वो गबरू का बच्चा मुझे जानता नहीं। मैं उसका कासगंज में रहना हराम कर दूंगा। कहाँ है तू चुगलखोर गबरू? गबरू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सारी बातें सोचकर हंस रहा था कि तभी कासगंज का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आकर गबरू से बोला, अरे गबलू, तुम यहाँ बैठे हुए हंस रहे हो? उधर मुखिया गाँव वालों के साथ तुम्हें ढूंढ लिया है और ताए वाला तलाली लेकर तुम्हारी तलाश कर लिया है। ये सुनकर गबरू बुरी तरह से डर गया। अरे यार, ये तो लफड़ा ही हो गया यार। अब क्या करूं यार? उत्तरी, अरे कल ना त्याग डब्लू, अपनी दान बताकर भाग, नहीं तो वो थपतेला पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। उधर कहाँ डाले हो?
अबे भाग रहे हो बे? अले मुखिया ने साले ताजगंज की सीमा की देलाबंदी कर रखी है। तू अगर ताजगंज की सीमा पर पहुंचेगा ना तो वो तुझे वहीं से पकड़ लेंगे। भगवान, अब मैं कहाँ से भागू यार? तू तो मला गबलू, तू तो मला। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। तभी गबरू की नजर एक साधु पर पड़ी। गबरू दौड़ता हुआ साधु के पास जाकर बोला, साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। मैं कोई पुलिस थोड़ी हूँ जो तुझे बचा लूंगा। अबे यार, अगर तुम पुलिस नहीं है तो क्या हुआ? तुम एक साधु तो हो और देखने में चमत्कारी भी मालूम पड़ते हो। कोई चमत्कार करो ना। मुझे सिर्फ एक ही चमत्कार करना आता है। कौन सा चमत्कार? मैं सिर्फ रंग बदल सकता हूँ। रंग बदल सकता हूँ? क्या मतलब? मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हारा शरीर का रंग काला है, मैं उसे नीले में परिवर्तित कर सकता हूँ, पीले में परिवर्तित कर सकता हूँ, यहाँ तक कि काले में परिवर्तित कर सकता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हें अपने शरीर का रंग कैसा चाहिए? हाँ, समझ गया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे ऐसे रंग में परिवर्तित कर दो कि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। अबे यार साधु महाराज, एक तो मैं वैसे ही नाटा था और आपने ऊपर से मुझे और नीला कर दिया यार। अरे, तुमने ही तो बोला था कि कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए। इस रंग से तुम्हें कौन पहचानेगा? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ, ठीक है साधु साहब, ठीक है। और सुन, ये तेरा नीला रंग 1 महीने तक तेरे शरीर पर रहेगा। उसके बाद ये स्वयं उतर जाएगा। गबरू वहां से भागने लगा कि तभी मुखिया और गांव वालों की नजर नीले पड़ चुके गबरू पर पड़ी। अरे देखते क्या हो, पकड़ो इस नाटे को। इसकी तो अपने शरीर पर नीला रंग पोत कर भाग रहा है। गांव वालों ने गबरू को पकड़ लिया। अबे ओ मुखिया, अबे मुझे पहचान कैसे लिया बे? मेरा रंग तो नीला है। अबे मूर्ख, तेरा रंग नीला जरूर है, लेकिन तेरा कद तो नाटा ही है ना। और पूरे संसार में सिर्फ तू ही 2 फीट का है, समझा? अरे देख क्या रहे हो, मारो इस चुगलखोर गबरू को। गांव वाले बुरी तरह से गबरू को पीटने लगे और गबरू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर गांव की सीमा से बाहर निकलकर भाग गया।